कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जी हाँ, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम दोनों हाजिर हैं आपके स्वागत के लिए। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। हमेशा की तरह चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रबी फसलों के लिए रांची में चलेगा बीजोपचार अभियान। बागवानी निदेशक डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने कहा 1 लाख हेक्टेयर खेत में होगी काजू की खेती। जाड़े के मौसम में सूकर के छौनों पर दे विशेष ध्यान। अब समाचार विस्तार से। झारखंड कृषि विभाग द्वारा रांची जिला में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिए बीजोपचार अभियान चलाया जा रहा है। यह बीजोपचार अभियान रांची के 18 प्रखंडों में 22 नवंबर 2013 से 5 दिसंबर 2013 तक चलेगा। बीजोपचार कार्यक्रम हर प्रखंड में पंचायतवार तरीके से होगा। इसमें किसान 90% अनुदानित दवा से बीजोपचार करा सकेंगे। किसान अपने पंचायत के लिए निर्धारित तिथि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, जन सेवक या कृषक मित्र से संपर्क करके पता कर सकते हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय काजू सम्मेलन में झारखंड राज्य बागवानी मिशन के निदेशक डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने कहा कि शुरुआती दौर में राज्य के महज 4 जिलों में काजू की खेती शुरू की गई थी। इसके बेहतर परिणाम को देखते हुए अभी 10 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेत में काजू की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, ये जिले, अगोड्डा, ये दूसरे फेज में हम लोग जोड़े। और फिर अभी पिछली साल हम लोगों ने सर्वे करके देखा कि खूंटी और सिमडेगा ये जिले भी हमारे इसके लिए उपयुक्त पाए गए हैं। तो इस साल से हम उन दोनों जिलों को लिए। तो इस तरह से करके अभी हम 10 जिलों में काजू की खेती प्रदेश में प्रारंभ कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि पहले इस प्रदेश में प्रोसेसिंग यूनिट न होने से 10 से 15 रुपये में किसान अपना कर्नल बेचता था। आज प्रोसेसिंग यूनिट हो जाने से वो 70 से 80 रुपये में अपना बेच रहा है। सूकर पालन से जुड़े पशुपालक जाड़े के दिनों में सूकर के छौनों को ठंड से बचाने पर विशेष ध्यान दें। आवास में ऐसी व्यवस्था करें कि बाहर से ठंडी हवा न आने पाए। साथ ही कमरे में बल्ब या हीटर जलाने की भी व्यवस्था करें। जाड़े के दिनों में प्रायः सूकर के छौनों की मृत्यु दर में वृद्धि देखी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ठंड के प्रकोप से छौनों को बचाने की व्यवस्था में कमी है। इस मौसम में सूकर के छौनों की देखभाल के संबंध में पशु विशेषज्ञ बताते हैं। सूकर के जो छौने होते हैं उसमें ठंड का प्रकोप होने से उसमें मृत्यु दर का बढ़ जाती है। खास करके जो होता है सूकर के छौने जो छोटे छौने होते हैं उस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि विशेष जैसे ही जन्म होता है उसको शरीर को अच्छी तरह से साफ कपड़े से साफ करें, शरीर को सुखाएं और बेडिंग की व्यवस्था करें। उसके बाद जो है मादा के साथ में रख दें जिससे कि मादा के शरीर से उसमें जो गर्मी होती है उनको मिल सकती है। बेडिंग जो है वो फ्लोर के कांटेक्ट से बचाता है। और अगर कोशिश करें तो बाहर से जो है कि कोई एक्सटर्नल लाइट दे सकते हैं, बल्ब दे सकते हैं, हीटर की व्यवस्था कर सकते हैं। और ठंड के मौसम में बाहर में जो हवा का प्रकोप होता है, ठंडी हवा को उसके कमरे में पहुंचने से रोकें। इस तरह से आप थोड़ी सी व्यवस्था करके ठंड के प्रकोप से उसको छौनों को मरने से बचा सकते हैं। किसान भाई सब्जी फसल करेला की आगात खेती से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए रांची स्थानीय पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित जैसी उन्नत प्रभेदों का चयन करें। किसान भाई लत्तेदार सब्जी फसल करेला की आगात खेती के लिए दिसंबर महीने से बुआई का काम शुरू कर दें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं और पौधों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। करेला से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची स्थानीय या अर्का हरित नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों में बीज और खाद छिड़कने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है।
आइए मिलते हैं उस किसान से जिनकी चाहत है खेती बाड़ी की तरक्की हो, परिवार खुशहाल हो और खेती बाड़ी के दम पर ही किसान के मान सम्मान में वृद्धि हो। आज हमसे एक ऐसे किसान मुखातिब हैं जो अपने खेती बाड़ी के काम को पूरी शिद्दत के साथ अंजाम देते हैं। यही वजह है कि उन्हें अपनी हर फसल से शानदार उपज मिलती है। तो आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं इनका कृषि अनुभव। मेरा घर गिद्धौर है। मेरा पिताजी खेती करते थे, हम लोग भी करते हैं खेती। यहाँ ससुराल ने भी आके विकास करके बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, सब अच्छा सा परिवार रहते हैं, खाते पीते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 5000 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 2100 रुपए, चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4700 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1300 रुपए से 1600 रुपए और प्याज 3000 रुपए से 3500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तमाम तरह की खेती बाड़ी के बारे जी में। हाँ, और अभी वक्त हो चला है किसान भाइयों एक छोटे से विराम का। बिल्कुल हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। चलिए विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों का स्वागत है हमारे पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो झुमकी बहन, अब जानकारी का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल, पिटारा खोलिए और फटाफट हमारे किसान भाई बहन इंतजार कर रहे हैं जानकारी के लिए। दे ही डालिए जानकारी। लेकिन आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी क्या देने जा रहे हैं, ये तो बताइए।
पिटारा तो हमने खोल दिया है, लेकिन पिटारे में बहुत सारी जानकारी है। लेकिन हम किसान भाइयों को आज कौन सी जानकारी देने जा रहे हैं? अजी आप ही कह रहे थे कि सेम की खेती के बारे में कुछ कहेंगे। बिल्कुल, तो किसान भाइयों चलिए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं साहिब सेम की खेती के बारे में। और जब आप उसकी खेती करने जा रहे हैं तो आप उसके उन्नत प्रभेद का चुनाव करें। तो चलिए इस विषय पर हम पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर R.S. पान जी। आज हम जानेंगे कि साहेब सेम क्या है और इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाए। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर R.S. पान, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक है पलांडू। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि यह साहेब सेम की खेती करने का उचित समय क्या है और इसके लिए खेत की तैयारी क्या है। किसान भाई सभी लोग जानते हैं ये साहेब सेम या बकला का खेती झारखंड में बहुत सफलतापूर्वक होती है और ये रबी फसल है। तो इसी समय ये जो समय आ चुका है, अक्टूबर के दूसरा पखवाड़ा और नवंबर तक हम लोग इसको बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए खेत की 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके हम तैयारी कर ले और क्यारी में हम लगाते हैं। तो लगाने के लिए उसमें हम खाद एवं उर्वरक का भी प्रयोग करेंगे। तो करीब 100 से 150 क्विंटल साड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के दर से और 50 किलो यूरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम खेत की तैयारी के समय प्रयोग करते हैं। तो जो यूरिया का आधा मात्रा जैसे 50 का मतलब 25 किलोग्राम हम ज़मीन की तैयारी के समय बुआई से पहले प्रयोग करते हैं और 25 किलोग्राम टॉप ड्रेसिंग के रूप में पौधा जब 1 महीना करीब हो जाता है निकाई गुड़ाई करने के बाद तब हम प्रयोग करके फिर मिट्टी चढ़ा के सिंचाई दे देते हैं। तो यहाँ का जो मिट्टी है बालुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है और ये जो मौसम है जाड़ा का मौसम इस जो साहेब सेम की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब बीज दर क्या होगी और बीजोपचार करने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को मैं बता दूं, कोई भी बीज लगाने से पहले उसको उपचार कर लेना चाहिए। तो जो बैविस्टिन दवा है करीब 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उपचार करके तब बीज का बुआई करेंगे। और बुआई लाइन से हम करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी हम रखते हैं 1.5 फीट और पौधा से पौधा की दूरी हम रखते हैं करीब 6 इंच। तो इसी हिसाब से हम लगाते हैं और प्रति हेक्टेयर के लिए करीब 75 से 100 किलोग्राम बीज का आवश्यकता पड़ती है। तो इसी हिसाब से किसान भाई लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे खेतों में लगा हुआ है साहेब सेम का, तो क्यारियों के बीच में ये खाली स्पेस छोड़ा गया है, तो इसमें हमारे किसान भाई क्या उपयोगिता? जी हाँ, किसान भाई जब फली बेचने के लिए जब खेती करेंगे हरी फली को, तो उसके लिए ये छोड़ना नहीं है। ये हम लोग यहाँ पर बीज उत्पादन कर रहे हैं, इसीलिए हम ये दूरी थोड़ा छोड़े हैं, जो कि हमारे यहाँ अलग अलग किस्म है। तो एक किस्म से दूसरा किस्म का दूरी रखने के लिए हम ये ज़्यादा दूरी रखे हैं। ऐसा किसान भाई जब एक किस्म का लगाएंगे जो व्यावसायिक खेती करेंगे, तब उसको जैसे मैंने बताया जो 1.5 फीट लाइन से लाइन और पौधा से पौधा 6 इंच हमको दूरी रखना है। और जो इसमें जो उन्नत किस्म का ही खेती करना है, जैसे पैदावार अच्छा हो, तो उसके लिए जैसे पूसा सुमित जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से विकसित हुए हैं, वो एक उन्नत किस्म है, उसका खेती कर सकते हैं। हमारे इस केंद्र में भी अनुसंधान किया गया, तो उसमें HAVFB 41 बोल के एक लाइन है, जिसका भी बीज यहाँ से प्राप्त करके किसान भाई खेती कर सकते हैं, जिसका उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के है, मतलब हरी फली का जो उपज क्षमता। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है कि हमारे किसान भाई केवल साहेब सेम की खेती ना करके मिक्स खेती करते हैं, जैसे आलू हो गया या गोभी हो गया, उसके बीच बीच में भी डालते हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है, और अगर उचित है तो हमारे किसान भाई कौन कौन से सब्जी फसलों के साथ हाँ जी हाँ, जैसे आपने जैसे बताया तो उस हिसाब से मिश्रित खेती में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोले आलू गोभी जो कट जाता है फिर वो ये रह जाएगा, मतलब ये करीब 4-4.5 महीने का फसल है, तो उसमें रह जाए करीब पहला तुड़ाई करीब 60 से 70 दिन में शुरू हो जाती है और फिर और 60 दिन फसल खेत में रहते हैं। तो आलू के साथ गोभी के साथ इसको हम लगा सकते हैं। तो जाड़े में सिंचाई की तो कम आवश्यकता होती है, लेकिन कीट जो हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। तो कौन कौन से कीट आते हैं और उनकी रोकथाम कैसे करेंगे, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसमें जो इस समय का जो प्रमुख कीड़े है जो रस चूस के क्षति पर, वो है लाही कीड़ा।
जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, झुंड में रहते हैं, पत्तियों और कोमल अंग से रस चूस के क्षति पहुंचाते, पौधा का वृद्धि विकास कम हो जाती है, पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए रोगर दवा जो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं, या जैसे नीम तेल या नीम का बीज का जो रस है उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो और जो इसमें जो प्रमुख बीमारी जो आते हैं, इसमें एक बीमारी है तो उसका नाम है चॉकलेट स्पॉट। तो पत्ती के ऊपर दाग पड़ता है, तो पत्ती पूरे झड़ जाते हैं, तो पैदावार कम हो जाता है। तो उसके लिए डाइथेनियम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। करीब 10 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करने से नियंत्रण हो जा सकता है। कभी कभी हमारे किसान भाई देखते हैं कि साहेब सेम की जब फसल हो जाती है और तुड़ाई के समय आती है तो उस समय कुछ पौधे जो हैं सूख जाते हैं एकदम से, तो वो क्या है और उसके लक्षण हमारे किसान भाइयों को जब पता चले तो उसके रोकथाम कैसे करेंगे? हाँ, तो कुछ मुरझा रोग का भी प्रकोप हो सकता है जिसके चलते पौधा मर जाते हैं। तो उसके लिए जैसे हम पहले ही बता दिए, जब बीज उपचार करके ही बुआई करने से बहुत सारा हमारा नियंत्रण हो जाएगा। तभी भी खड़ी फसल में भी हम जो बेबिस्टिन या जैसे डाइथेनियम 45 का हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसको हम जाड़ के पास उसको भिगा देंगे, मिट्टी को ड्रेंचिंग कर देंगे, तो उससे भी हमारा नियंत्रण हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर साहेब सेम की खेती करना चाहते हैं और डॉक्टर साहब ने जो जानकारी बताई उसके अनुसार करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह, जानकारी तो बहुत ही बढ़िया रही गंदू भाई। बिल्कुल, काफी अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से किसान भाइयों को काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। झुमकी बहन, कुछ और जानकारी हमारे पास है, लेकिन वो जानकारी हम किसान भाइयों उपलब्ध कराएंगे आपको थोड़ी देर में, क्योंकि अभी हमें चलना है दादा के पास, यानी कारू दादा के पास। अच्छा, उनके भी सवाल हैं इसमें, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपने कारू दादा के पास। बिल्कुल चले, आप भी चलिए हमारे साथ। अरे कारू दादा, क्या कर रहे हैं? अरे सब तो ठीक है। अच्छा, ये अब देखिए धान कटाई शुरू हो गया है। अच्छा, खेत में तो अब गेहूं लगाएंगे, लेकिन क्या करें, फ्लाइलिन के चलते तो इस बार धान काटने में लेट हो गया। अब जब देर हो गया है तो निश्चित है कि अब तो पछात खेती के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जब आप आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि लगले यही बताइए कि पछात गेहूं की खेती जब आप करना पड़ेगा, इसमें कौन सा ऐसा प्रभेद चुनाव करें जिससे कि मेरा इतने दिन बीत जाने के बाद बढ़िया गेहूं उत्पादन। बात एकदम बिल्कुल। क्यों किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो पछात गेहूं की खेती करने के लिए मजबूर हैं। भाई, इस बार जो बारिश हुई, लास्ट में जो बारिश हुई, देर से जो बारिश हुई, इसमें बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो गेहूं की खेती सही समय पर नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो पछात गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कौन से प्रभेद की चुनाव करें, कि किन किन बातों का ख्याल रखें, इन तमाम बातों की जानकारी हम अपने किसान भाइयों को भी दिलवा देते हैं। बिल्कुल दिलवा देते हैं, और इस जानकारी को लेने के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी के पास, और जानकारी फटाफट ले लेते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछात गेहूं की खेती एवं उसके प्रभेद के बारे में। तो आज इस विषय की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो सस्य विभाग में वैज्ञानिक हैं। तो चलिए इसी विषय पर हम लोग विशेष जानकारी हासिल करते हैं। पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि पिछात गेहूं की खेती के लिए क्या क्या तैयारी करें, उसके लिए क्या क्या उपाय करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। किसान भाई, ज़्यादातर झारखंड में भी किसान धान की खेती ही बहुतायत मात्रा में करते हैं। धान लगाने के कारण ही धान की देरी से कटाई होने से खेत किसान भाइयों को देरी से उपलब्ध हो पाता है। उसके कारण गेहूं की जो सामान्य बुआई है, जो 1 से 15 नवंबर के बीच में कर देनी चाहिए, उसमें विलम्ब होता है। तो अगर गेहूं के लगाने में विलम्ब होता है तो प्रतिदिन गेहूं के जितना आप लगाने में जितना दिन का देरी करते हैं उसके उत्पादन में बहुत ज़्यादा हानि घटने लगता है उसका उत्पादन। इसीलिए किसान भाइयों को पिछात गेहूं के लिए कहा जाता है कि पिछात गेहूं की कुछ किस्में हैं जिनका प्रयोग करके किसान भाई अच्छे से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं और कुछ कृषि जानकारियों को रखते हुए वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारियाँ क्या क्या है, क्या करें ताकि उपज की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो?
किसान भाइयों को चाहिए कि वो जब धान काट रहे हैं, धान काटने के बाद जो धान और गेहूं लगाने के बीच में जो खेत की तैयारी का समय होता है उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इसको कम से कम किसान भाई करने की कोशिश करें ताकि उसमें ज़्यादा विलम्ब न हो पाए और समय उसमें जितना जल्दी हो सके गेहूं की खेत में रोपाई कर दें। किसान भाई अगर दिसंबर माह के प्रथम पखवाड़े से लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पिछात गेहूं की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि जिस समय वो पिछात गेहूं की खेती करने के लिए खेत तैयारी कर रहे हैं, जैसे सामान्य गेहूं में खेत की तैयारी करते हैं वैसे ही खेत में 2 से 3 बार जोताई करके वो पाटा चला दें ताकि खेत अच्छी प्रकार से भुरभुरी मिट्टी हो जाए और खेत तैयार हो जाए। खेत तैयार हो जाने के बाद जहां सामान्य विधि से वो क्यारी खोलते हैं तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्यारी खोलते हैं। इसमें पिछात गेहूं में किसान भाइयों को चाहिए कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे क्यारी खोले और उसमें 150 किलोग्राम, जहां सामान्य में वो 125 किलोग्राम सीड रेट का बीज दर का प्रयोग करते हैं, इसमें 150 किलोग्राम सीड रेट का प्रयोग करना चाहिए। होता क्या है कि एक जो गेहूं की बाली है उससे 6 से 7-8 कल्ले तक उसमें निकलते हैं, लेकिन अगर देरी कर देने पे उसमें 3 से 4 कल्ले तक निकलते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगर पौधे में पत्तियां होती हैं उसके अनुसार ही हम बताते हैं कि सीड रेट कितना होना चाहिए और उत्पादन कितना किसान भाइयों को होता है। को कल्ले कम निकलने के कारण हम कहते हैं कि बीज दर आप किसान भाई 125 की जगह 150 बढ़ा दें। और किसान भाई खेत जिस समय तैयार कर रहे हैं उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि उचित मात्रा में सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट जो कुछ भी उनको किसान भाइयों के पास उपलब्ध हो उसको खेत में ज़रूर अच्छी प्रकार से मिला दे। और पिछात गेहूं के लिए जो उपलब्ध किस्में हैं जैसे DBW14 है, हाँ, HUW 234 है, हाँ, और हम जो सामान्य में K9107 की बुआई के लिए कहते हैं उसको भी आप देर से भी वो अच्छा उपज देता है, तो इसलिए K9107 भी किस्म का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। इन सभी किस्मों का अगर वो पिछात गेहूं के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये जो आप प्रभेद बताए, तो ये प्रभेद वो कहाँ से ले ताकि वो प्रभेद सही मिल सके, किस्म सही चुनाव कर सके? ये जो मैंने प्रभेद बताया जैसे HUW 234 ये BHU की किस्म है, वो उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उपलब्ध हो सकती है। साथ में यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी उनको HUW 234, DBW14, K9107 तो वहाँ से किसान भाई ले सकते हैं, उसका सीड प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाई को बताएं, जब लगाने जाएंगे तो वो बीज का उपचार क्या उचित होता है और कैसे किया जाए? किसान भाई को चाहिए कि अगर जो उनको बीज लगा रहे हैं तो उसको पहले बेबिस्टीन नामक एक केमिकल है जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, उस बेबिस्टीन से सीड को अच्छी तरह से ट्रीट कर देना चाहिए। इसमें किसान भाइयों को चाहिए कि 2 ग्राम बीज बेबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से, यानी अगर वो 150 किलोग्राम सीड ले रहे हैं तो उसके लिए उनको चाहिए कि 300 ग्राम बेबिस्टीन की मात्रा लेके उस पूरे सीड को अच्छी तरह से उसको लगाने से पहले ट्रीट कर दें। इससे क्या होगा कि जितने भी बीज जनित रोग हैं उससे उनको किसान भाइयों को उससे उनको मुक्ति मिल सकती है और किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो हमेशा किसान भाइयों को पहले बेबिस्टीन से ट्रीट करके ही सीड का प्रयोग करना चाहिए। तो उसके बाद है कि अब सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे? खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है क्योंकि उसमें काफ़ी खरपतवार से अनाज की क्षति भी होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि सामान्यतः गेहूं में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो किसान भाइयों के पास अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो किसान भाइयों को 6 सिंचाई, हम किसान भाइयों को जो उसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं जिस समय उसको पानी की सबसे ज़्यादा गेहूं को ज़रूरत होती है वो अवस्थाएं सामान्यतः गेहूं में 20 दिन के अंतराल पे आती हैं। तो जैसे 20 दिन के अंतराल पे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहा जाता है, वो सबसे क्रिटिकल स्टेज है। अगर उस समय पानी की कमी हो जाती है तो उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि 20 दिन के अंतराल पे अगर वो सिंचाई कर रहे हैं, 6 सिंचाई दे रहे हैं तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन अगर जिस किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो 6 सिंचाई नहीं दे सकते हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो अगर उनके पास केवल एक ही सिंचाई है तो उसको चाहिए कि 20 दिन पे जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है उस समय केवल सिंचाई करें। अगर उनके पास 2 सिंचाई है तो उनको पहली सिंचाई 20 दिन पे तथा दूसरी सिंचाई 60 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए। अगर उनके पास 3 सिंचाई है तो 20 दिन पे, 40 दिन पे तथा 80 दिन पे
उनको 3 सिंचाई देनी चाहिए और उससे ज़्यादा है तो वो 20-20 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं, तब उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जहाँ तक खाद उर्वरक का है तो किसान भाइयों को चाहिए कि 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा उनको किसान भाइयों को प्रयोग करनी चाहिए। इसमें नत्रजन की आधी मात्रा तथा स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा किसान भाइयों को बुवाई के समय डाल देनी चाहिए तथा बची हुई नत्रजन की मात्रा 2 भाग में करके उनको किसान भाइयों को चाहिए कि जब वो पहली सिंचाई कर रहे हैं यानी 20 दिन पे, उसके बाद जब खेत में देख लें सिंचाई करने के बाद कि नमी किस प्रकार की है, क्योंकि नमी वैसी होनी चाहिए कि खेत में चलते समय मिट्टी अगर उनके पैर से नहीं चिपक रही है तो वो सबसे सही नमी की उपयुक्त समय है, तो उस समय उस खाद को नाइट्रोजन के उर्वरक को डालना चाहिए ताकि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको ग्रहण कर सके। ज़्यादा नमी होने पे भी नाइट्रोजन लीच होके ज़मीन के नीचे चला जाएगा और कम नमी होने पे वोल्टिलाइजेशन लॉस यानी सूर्य की गर्मी से उड़ के ऊपर चला जाता है, तो उस समय किसान भाइयों को डालना चाहिए। और 20 दिन और 40 दिन पे जो बची हुई मात्रा है उसको 2 भाग में करके अगर किसान भाई डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आपने जहाँ तक एक बात और पूछा था कि खरपतवार के बारे में, तो खरपतवार के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई अगर उसको 2 बार निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो उनको काफ़ी हद तक उससे गेहूं में खरपतवार की समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर किसान भाई उसमें आइसोप्रोटान तथा 2,4-D नामक केमिकल है जो बाज़ार में उपलब्ध है, इसकी 400 ग्राम आइसोप्रोटान की मात्रा तथा 400 ग्राम 2,4-D की मात्रा उसको 600 लीटर पानी में घोल के 30 से 35 दिन के अंतराल पे अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उनको चौड़ी पत्ती वाले ज़्यादातर खरपतवार का उससे नाश होगा और किसान भाइयों को जो निराई गुड़ाई में जो लागत लगती है उससे बचत होगी और किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि पिछात गेहूं की खेती एवं उसके प्रभेद का चुनाव किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो अच्छी जानकारियाँ दी और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से हमारे किसान भाई काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो तब हमें और डॉक्टर साहब को सभी किसान भाइयों की तरफ से जोहार, नमस्कार। देखिए, चलिए डॉक्टर साहब ने मेरा समस्या साथ साथ में हमारे जितने किसान भाई उन समस्याओं का भी हल कर दिया कि भाई ठीक है, लेट हो गया लेकिन घबराने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को मिल गई कि किसान भाइयों, आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ महोदय ने बताया कि आप किस तरह से पिछात गेहूं की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन कुछ और जानकारी है झुमकी बहन, वो भी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा दें। बिल्कुल, दे डालिए जानकारी। तो चलिए किसान भाइयों, आपके लिए कुछ और जानकारी है, छोटी जानकारी है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है, और ये जानकारी हमें मिली है IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। कई क्षेत्रों में आकाश में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। निचली जमीन में लगे रोपा धान वाले फसलों में जल जमाव बनाए रखें, क्योंकि इस समय पानी की कमी होने से दाने पुष्ट नहीं होंगे। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की समुचित सुविधा नहीं है, वो कम पानी की जरूरत वाली फसल के रूप में जौ की खेती करें। जो बैगन का बिचड़ा 10 से 15 दिन पहले रोपा गया हो, उसके जड़ के आसपास मिट्टी में 1 चम्मच फ्यूराडन दानेदार दवा डालकर सिंचाई कर दें। चलिए, ये जानकारी भी हमारी पूरी हुई, लेकिन एक जानकारी और बाकी है। फटाफट कागज और कलम उठाइए और वो जानकारी भी ले लीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिख कर भेज सके। वो है हमारा पता है कार्यक्रम प्रदर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुल रांची, पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।